हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मैंने अलग अलग आपको क्राइटेरिया दिया था, बिल बनाया था, फिर जीएसटी कैलकुलेट किया था, याद है? ये वाला सम कंप्लीट हो गया था जहां तक मुझे याद है। फिर ओमेगा हाँ हो गया था, फ्लेवर फ्लावर वाला भी हो गया था, बराबर है कि नहीं? और एबीसी कंपनी लास्ट हमने किया था। टेक्स्ट बुक में पेज 394 में एबीसी वापस है, रिसीव हुई सेम सम तो नहीं है ना, अलग अलग है। जूम कर देते, स्टार्ट किया जाए। कौन सा टैक्सेबल है, याद है ना, कल यही कर रहे थे आप। ओके, एबीसी लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग सम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, बिना टैक्स के। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, इग्नोर थ्रेशोल्ड लिमिट एंड अबेटमेंट। ठीक है, सबसे पहला बोला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्ट गुड। हम एग्जाम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा कि नहीं होगा, सवाल बस इतना सा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जाम गुड टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल होगा, क्लियर बोलो। 3 लाख रुपए का गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल वैल्यू है कितना है भाई? 3 लाख, तो 13 लाख लिख दिया। अमाउंट चेक कर लेना बेटा, 13 लाख है, मतलब इधर 1 लाख कम लिखा हुआ है। ठीक है, कितना अमाउंट है उसका? 13 लाख। मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स खुद बोल दिया है, टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे, टैक्सेबल ही होगा। नेक्स्ट, जॉब वर्क on goods on which GST is paid by the principal manufacturer 8 lakh rupees. Job work on goods on which GST is paid by principal manufacturer. Principal manufacturer जो goods manufacture कर रहा है उसी ने GST भरने वाला है, होने देना बेटा कोई। चलिए, जॉब वर्क ऑन गुड्स ऑन विच जीएसटी इज पेड बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? इट इज पेड बोल दिया, मतलब वो तो टैक्सेबल वैल्यू ही रहेगा। कितना है? 8 लाख रुपए। जॉब वर्क ऑन गुड्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ड्यू टू एग्जाम्पशन ऑफ 17 लाख। यहाँ पे ड्यू टू एग्जाम्पशन ऑफ 17 लाख तो उसने क्लियरली बोला है आपके ऊपर, उसके ऊपर जीएसटी भरना ही है। एग्जाम्पशन मिलने वाला बात अलग है, लेकिन जीएसटी तो भरना ही ना अपने को। Job work on which no GST is payable by the principal manufacturer due to exemption. Exemption की वजह से GST नहीं भरना है, बट वो टैक्सेबल सर्विस है कि नॉन टैक्सेबल सर्विस है? टैक्सेबल सर्विस हो गया ना। एग्जाम्पशन की वजह से जीएसटी नहीं भर रहा हो, लेकिन गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जीएसटी तो भरना ही है ना। अब उसके बाद एग्जाम्पशन आया, इसके लिए तुमने जीएसटी नहीं भरा है, बट वो टैक्सेबल सर्विस में काउंट होगा कि नहीं? यस, वो टैक्सेबल सर्विस में काउंट होगा। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, कोई गिरा नहीं है। आगे दिया है, जॉब वर्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल और वाइन ₹5 लाख। एल्कोहल वाइन टैक्सेबल सर्विस के अंदर काउंट किया जाएगा। फिर जॉब वर्क फॉर पेंटिंग कितना? 3 लाख रुपए। जॉब वर्क फॉर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कितना? 1 लाख रुपए। जॉब वर्क फॉर एग्रीकल्चर कितना? 6 लाख रुपीज। एग्रीकल्चर कर याद करो, फूड ग्रेन वाला सम समझ में आ गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, नॉन टैक्सेबल वैल्यू होता है, इट इज एग्जम्प्ट। समझ में आया यहां तक? अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल जीएसटी का रेट दिया है क्या? कुछ नहीं, तो खाली वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। 51,30,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो लेसन याद करो मैंने करवाया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही है। सब क्लियर हो गया? सब पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 395 में कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। चल, सेम प्रोसेस ही रहेगा, कुछ नया नहीं है। कुछ पॉइंट जो नए आते हैं तो उसको नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूजिंग द डिटेल्स गिवन बिलो। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ फिल्म राइट 1,20,000। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कॉपीराइट जैसा वगैरह होता है ना, तो पिक्चर्स का, मूवीज के अंदर अगर कोई आप रील बना रहे हो या उसका जो सीडी प्लेयर्स का जो भी सामान रहेगा उससे रिलेटेड आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, तो वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल। सबसे पहला दिया है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ फिल्म राइट्स, मतलब भाई हमने किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, भाई अभी तुम्हारे यूज के लिए तुम यूज करो। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? इट इज माय टैक्सेबल सर्विस। अलाउिंग श्रीकांत टू यूज द पेटेंट फॉर 6 मंथ दैट आर रजिस्टर्ड इन इंडोनेशिया। श्रीकांत करे कोई बंदा है, उसको हमने अलाउ किया, भाई तू हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, तेरे को हम लोग कोई मतलब कोई कॉपीराइट्स वगैरह देने वाले नहीं है। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल सर्विस होगा। फिर इट इज ऑल्सो
टेम्पररी ट्रांसफर कॉपीराइट्स ऑफ ओरिजिनल ड्रामेटिकल वर्क कवर्ड अंडर द क्लॉज सब सेक्शन 1 सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट। हमने ऑपोजिट टेम्पररी फाइल ट्रांसफर किया है और उसको बोला भाई कोई कॉपीराइट्स वगैरह आने वाला नहीं है, तो क्या रहेगा ये मेरे लिए टैक्सेबल सर्विस रहेगा, क्योंकि हमने सामने वाले को सर्विस दिया है, उसने इलीगली थोड़ी कोई काम किया है, तो ये क्या हुआ टैक्सेबल सर्विस हो गया। रॉयल्टीज फॉर प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग एंड पेटेंट्स कितना है 20 लाख, टैक्सेबल सर्विस हो जाएगा। फिर क्या है लमसम ऑफ रॉयल्टी फॉर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क्स ट्रांसफर किया है, इट इज टैक्सेबल सर्विस। रॉयल्टी अंडर ब्रांड लाइसेंसिंग अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ ब्रांड नेम कितना 15 लाख, मेरा ब्रांड नेम यूज करने के लिए मैं उसके रॉयल्टीज मांग रहा हूँ, मेरे लिए टैक्सेबल ही सर्विस हुआ। कोई भी एग्जाम्पशन हुआ कि यहाँ पे ये सेम सम वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी आ सकता है, खाली कंप्यूटेशन में क्या होगा इसके अंदर जीएसटी पूछ लिया जाएगा। समझ में, टोटल करो कितना आ रहा है, देख लो कितना आ रहा है। नहीं भाई जरूरी नहीं कि उधर लिखा है वही है, आप टोटल करो कितना आ रहा है 71, मतलब इधर अमाउंट में गड़बड़ है, ठीक है। आप सबका टोटल कर लोगे 71,80,000 आ रहा है, 62 लाख इधर टोटल किया हुआ है। टेक्स्ट बुक मिल जाएगा खाली एक बार देखने के लिए। मनन प्रकाशन के अंदर कौन सा समय 10, 20, 15 बराबर है, 25 और 50 15 तो इधर ही हो गया, 50, 60 2, 20, 30, 40, 60, 70, 70 लाख 71,80,000 आ रहा है बराबर, तो मतलब करेक्शन है। फिर यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कुछ नोट दिया है, ट्रांसफर ऑफ आईपीआर वेदर परमानेंट और टेम्पररी टैक्सेबल सप्लाई शेड्यूल टेम्पररी सप्लाई फॉर द सर्विस विल शेड्यूल टू, मतलब जो भी है अपने ट्रांसफर ऑफ फ्राइट्स वगैरह देखा है वो आपके लिए टैक्सेबल सर्विस में काउंट किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 396 पोस्ट ऑफिस वाला सम है सर्विस प्रोवाइडर, देखते हैं इसके लिए क्या सम्स है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए नोट डाउन करके रखना, इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी काउंट किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस सर्विस बोला है, वसई पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस पर्सन अदर देन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मंथ एंडिंग, जो भी आपको दिया है, ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंप्यूट टैक्सेबल सर्विस। सर्विस में पोस्ट कार्ड हमने दिया है तो सर्विस काम उनका वही होता है ना, पोस्ट कार्ड देना, तो ये क्या रहेगा टैक्सेबल सर्विस रहेगा। सर लिखा नहीं गया है, पोस्ट कार्ड सर्विस के लिए एक नोट आने वाला, वहां पे पोस्ट कार्ड सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इसलिए शायद इन लोग ने यहाँ पे लिखा नहीं, नोट लिख के दिया रहेगा। अगर टेक्स्ट बुक देंगे तो मैं बता दूंगा तुमको नोट। टेक्स्ट बुक है कौन सा सम है ये, सम नंबर 9, यस। इसके लिए ना एक नोट लिखा है, all nil amount are exempt under the entry 24C for exemption notification of 12/2017। जितने भी तुम्हारे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क है ना, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क है गवर्नमेंट ऑफिशियल का, वो तुम्हारे लिए एग्जाम्प्ट है, ऐसा स्पेसिफाई किया है। तो पोस्ट कार्ड का सर्विस पोस्ट ऑफिस से देता है इसलिए नहीं, इनलैंड लेटर पोस्ट ऑफिस से ही मिलने वाला और कहीं से मिलने वाला नहीं है, नॉन टैक्सेबल। बुक पोस्ट कास्ट का ही सर्विस है, उसके लिए तो वो भी क्या रहेगा नील। उसके बाद दिया है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, अभी पोस्ट ऑफिस का हम लाइफ इंश्योरेंस देना है क्या, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या बन जाएगा टैक्सेबल सर्विस बन जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बॉन्ड एप्लीकेशन, ये सब पोस्ट ऑफिस का काम है क्या, नहीं, तो इसके लिए क्या बन जाएगा टैक्सेबल सर्विस बन जाएगा। ऑर्डिनरी पोस्ट लेस देन द जीएसएम कितना 3 लाख रुपए, लेस देन द जीएसएम का मतलब है जो पोस्ट हम लोग कर रहे हैं वो जीएसएम मतलब पेपर की जो क्वालिटी होती है उसकी बात कर रहा है, वो लेस देन द जीएसएम मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, नॉर्मल पोस्टिंग का वर्क करवा रहा है, मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट वर्क करवा रहा है वो। ऑर्डिनरी पोस्ट स्पीड पोस्ट होता है, 2 टाइप के पोस्ट होते हैं, एक स्पीड पोस्ट एक ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट पोस्ट ऑफिस का ही काम होता है, तो जब पोस्ट ऑफिस का काम है इसलिए वो क्या है एग्जाम्प्ट है। और ये मोर देन द जीएसएम होता मतलब उसने कुछ स्पेशल वर्क करवाया, तो ये आपके लिए क्या बन जाता टैक्सेबल बनता। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका काम है क्या, नहीं, तो ये क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा। स्पीड पोस्ट सर्विस टैक्सेबल बन जाएगा, स्पीड पोस्ट का काम उनका नहीं, उनका काम ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की इसमें काउंट किया है, ये आपके लिए क्या है लाइबल फॉर जीएसटी। उसके बाद क्या है एक्सप्रेस पार्सल लाइबल फॉर जीएसटी, कितना 2 लाख 5 लाख कितना है, अमाउंट देख लो ना बेटा एक बार, ये ऊपर नीचे शायद हुआ है, स्पीड पोस्ट का 2 लाख की जगह पे 5 लाख डाला है, इधर 5 लाख की जगह पे 2 लाख डाला है, तो जरा एक बार ऊपर नीचे अमाउंट चेक कर लेना, ठीक है ना, ये राइट है ना, मतलब इधर स्पीड पोस्ट का अमाउंट है 5 लाख और इसका है 2 लाख, ये राइट है, क्वेश्चन में करेक्शन।
डन। टोटल कितना हो गया देखो, 10 और 5, 15 लाख रुपया तुम्हारा पोस्ट ऑफिस सर्विस हो गया। पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? तो कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटीज कैसे करते हैं, क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट सम पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 395, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। सम नंबर क्या है भाई? ये सम नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है 8वां। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961 and registered in the GST as furnished the following details. With respect of activities under by it during the month of June 2024, you are required to compute taxable GST कितना परसेंट? 18%. Reasoning should be the part of your answer. सबसे पहला बोला है मेंबरशिप फीस रिसीव फ्रॉम मेंबर्स एट द रेट 750 पर ईयर। नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, जरा ध्यान देना। अगर आप आपके सोसाइटी के मेंबर्स, एक इंस्टीट्यूट है या कोई संस्था है जो सब्सक्रिप्शन लेती है लोगों से, ये सब्सक्रिप्शन जैसा ही है। अगर मेंबर से आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे तो वो 1000 रुपए से अगर कम है, लेस देन 1000 है, तो इसका मतलब वो एग्जाम सर्विस में काउंट होगा। यहाँ पे कितना मिल रहा है? तो ये नोट डाउन करने वाली बात है। मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा वो 1000 रुपए से कम होना चाहिए। अगर 1000 से कम है तो नॉन टैक्सेबल, मोर देन 1000 ले रहे हो तो वो टैक्सेबल सर्विस में काउंट होता है। फिर अमाउंट रिसीव फॉर एन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू द अबेंडेंड और ऑर्फेन और होमलेस चिल्ड्रन। क्या कर रहा हूं भाई? मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? अमाउंट रिसीव फ्रॉम एडवांसमेंट ऑफ, एडवांसमेंट रहेगा क्या? इधर वर्ड चेक करो, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबेंडेंड ऑर्फेन या होमलेस चिल्ड्रन के लिए मैंने क्या अरेंज किया है? उनको दोनों ने डोनेशन दिया हुआ है, वो डोनेशन से मेरे को उनका मदद करने का, तो क्या ये टैक्सेबल सर्विस में काउंट किया जाएगा क्या? नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटिंग टू द अबेंडमेंट या होमलेस या ऑर्फन स्टूडेंट के लिए क्या है? नॉन टैक्सेबल सर्विस है। फिर अमाउंट रिसीव फॉर रिलेटिंग कमर, रिलेटिंग नहीं, रेंटिंग रहेगा शायद, देखो जरा, रेंटिंग है ना, वही। अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ट्रस्ट। कोई संस्था है, उसने कमर्शियल जगह, मतलब जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो, उधर से उनको कुछ पैसा मिला हुआ है। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? सर टैक्सेबल सर्विस है, रेंट मिल रहा है आपके लिए, टैक्सेबल सर्विस है। अमाउंट रिसीव फॉर काउंसलिंग ऑफ वो टेम्पररी इल पर्सन, जिसका दिमाग खराब चल रहा है, थोड़ा टाइम के लिए भाई डाइवर्ट हो गया, बोलता है प्यार में पड़ गया था बेचारा और दिमाग, कविता बोली ना धवल, समझा जरा उसको, तो तू समझाएगी? ठीक है, बोले ये क्या समझाएगा? धवल ध्यान दे। तो धवल बीमार हो गया है, क्यों? प्यार में पड़ा है, तेरे बचाया मैंने, तो उसको समझाने के लिए मैंने कविता को भेज दिया। कविता समझा रही, अच्छा, लेकिन कविता का सुन नहीं रहा है वो, क्योंकि वो बीमार है। तो मैंने बोला बेटा मेरे पास आ, मैं समझाऊंगा तेरे को, और मैं समझाने का पैसा लूंगा। तो उसका आँख खुला, हाँ यार पैसा लेने वाला, सुनना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम काउंसिलिंग अ टेम्पररी इल पर्सन, तो इससे जो पैसा मिलने वाला टैक्सेबल की नॉन टैक्सेबल, इट इज माय नॉन टैक्सेबल सर्विस। क्यों? कि भाई बेचारा प्यार में अंधा हुआ है, उसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए टैक्सेबल सर्विस है क्या? नहीं, इट इज टेम्पररी इल पर्सन, मतलब समाज सेवा कर रहे हो आप, और समाज सेवा करने वाले के लिए टैक्स नहीं है। भरोसा रख, समाज सेवा है। आगे बढ़ते, फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट। बोलो, नहीं रहेगा, क्यों? अमाउंट रिसीव फॉर रिकवर प्रॉपर्टी ओन बाय द ट्रस्ट। ओ माय गॉड, बुढ़े लोग के लिए लेगा, क्या है? नील सर्विस है। क्यों ऐसा? ट्रस्ट समाज सेवा नहीं रे बाबा, ट्रस्ट समाज सेवा है। फीस रिसीव फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट के बारे में क्लियर बोला है। यहाँ पे आपने जो योगा कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो योगा लोगों की सेवा के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि इट इज कंडक्टेड बाय ट्रस्ट, इट इज कंडक्टेड बाय ट्रस्ट, दैट्स द रीजन। ट्रस्ट ने अगर अपने को योगा कंडक्ट करने के लिए जगह दिया रहता और कोई नॉर्मल इंसान करता और वो फीस अगर वो चार्ज करता ट्रस्ट वाला, तो वो टैक्सेबल सर्विस में काउंट होता है। जैसे यहाँ पे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, भाड़े पे दिया, उसने भाड़ा कलेक्ट किया है, वो टैक्सेबल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ?
ट्रस्ट ने ही एक संस्था ऑर्गेनाइज किया, उसे फीस कलेक्ट किया हुआ है, तो वो फीस से वो क्या करेगा, लोगों का सेवा ही करवाएगा ना, तो मेरे लिए नॉन टैक्सेबल सर्विस है। डिफरेंस समझ में आ गया। फिर क्या है भाई, अमाउंट रिसीव रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों? फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी का बेनिफिट के लिए होता है, इट इज नील सर्विस। फिर क्या है, पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंग्लैंड फॉर द पर्पस इज प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोई इंग्लैंड में बंदा रहता है, उसके पास से कुछ पेमेंट मिला है, कुछ 10-20 लाख रुपए का पेमेंट मिला है, और उसने पैसा इसलिए दिया है ताकि हम यहाँ पे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर सके। समझा क्या है ये? मतलब कोई इंग्लैंड का बंदा है, बहुत पैसा कमा रहा था, उसने बोला अच्छा ठीक है, इंडिया में पैसे की जरूरत है, जब ये संस्था को पैसा दे दो, वो लोग अपना चैरिटेबल एक्टिविटी कर लेंगे। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? नॉन टैक्सेबल। क्यों भाई नॉन टैक्सेबल है ये? अभी क्या बताया था मैंने ऊपर क्या बताया था अभी, कि भाई पैसा लिया है काम करने के लिए, अगर सोसाइटी खुद मतलब ट्रस्ट खुद कर रहा है तो बात अलग है। अभी लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है किसी इंसान से और बोले हाँ एक्टिविटी करवा दो, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी करवाओगे वो पैसे से, वो जो है एज अ डोनेशन भी जो है ना, वो स्पेसिफाई नहीं किया कि उसने एक्टिविटी करवाया है नहीं करवा, तो आपको सिर्फ पैसा रिसीव हो रहा है, और जब पैसा रिसीव हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल सर्विस है, इसमें डिडक्शन वगैरह मिलने वाला आपको, लेकिन इट इज माई टैक्सेबल सर्विस। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इससे रिलेटेड मैंने एक नोट लिखा हुआ वो पढ़ लेता हूँ। पहला है, मेंबर्स फीस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स एट लेस देन 1000 ईच इज एन एग्जाम सर्विस। पहला पॉइंट मैंने इसका टोटल कर लिया 15 लाख, उसके बाद जीएसटी निकाला कितना परसेंट, 18%। बट इधर क्लियर बोला था हर एक के पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। फिर दिया अमाउंट रिसीव फ्रॉम एडवांसमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू द अबेंडेंट ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी एंड इज एग्जाम सप्लाई, जो मैंने आपको बताया अभी। थर्ड पॉइंट में अमाउंट रिसीव फॉर काउंसिलिंग एंड टेम्पररी ईड पर्सन इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी एंड इज एग्जाम सर्विस। समझा? तो नोट डाउन करने वाली बात यह है, जो चैरिटेबल एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, एग्जाम। यहाँ पे पूछा एक्सप्लेनेशन, इसलिए एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फी रिसीव फॉर योगा कैंप इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी एंड इज एग्जाम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, service received is liable to pay GST in case of taxable service provided by a person located in non-taxable territory and received by a person located by a territory entity registered under section 12AA of income tax। आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है, यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव हुआ है, यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव वो इंग्लैंड में लोकेटेड है, तो अपने टैक्सेबल टेरिटरी में तो नहीं है, लेकिन जिसको रिसीव हुआ है वो तो टैक्सेबल टेरिटरी में। तो यहाँ पे सर्विसेज रिसीव्ड इन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको टैक्सेबल सर्विस दिखाया है। क्लियर? पक्का समझा? तो नोट इसके लिए लिख के दिया ताकि आपको याद रहे कि जब एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की बात आ रही है तो चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जाम्प्ट होता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस वर्क एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर? आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।